हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में प्लानिंग इन इंडिया के बारे में बात किया हुआ था और हमने देखा कि 1934 में मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया जी ने सबसे पहली बार एक प्लान्ड इकोनॉमी का प्रपोजल दिया हुआ था और हमने इसी तरीके से देखा कि 1938 में भी नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात की गई थी एंड फाइनली 1950 में जो है 15 मार्च हमने नेशनल प्लानिंग कमीशन को जो है अनाउंस किया गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन बनाया हुआ था। और बाद इसके हमने ये भी देखा कि 2017 तक भी जो है प्लानिंग कमीशन के जो प्लान्स थे, 12 मेजर प्लान्स थे पंचवर्षीय योजना, तो हमने देखा कि 12 मेजर प्लान्स दिए हुए थे। हम इस टॉपिक्स में या फिर हम इस चैप्टर्स में यानी कि आगे के 3 चैप्टर्स में हम इन्हीं 12 प्लान्स के बारे में इन ब्रीफ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस चैप्टर में हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जो कि पहले 4 5 ईयर प्लान्स थे जो कि ज्यादातर 1950s और 60s में थे जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे और बाद उनके शास्त्री जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने और शास्त्री जी के बाद जो थे प्राइम मिनिस्टर जी इंदिरा गांधी जी बने। तो पहले जो 4 इंपॉर्टेंट प्लान्स थे हम उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना जो था वो 1951 से 1956 के लिए दिया गया था, यानी कि 5 साल में हमें बताए गए थे कि टारगेट्स क्या थे, ऑब्जेक्ट क्या थे और उन्हें किस तरीके से रीच होना है। तो आइए देखते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, 1947 में जब इंडिया फ्री हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, साथ ही साथ इंडिया का पार्टीशन भी हुआ, तो इट इज एक्चुअली कॉल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि कई लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो थे वो माइग्रेट हो रहे थे फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात थी कि इंडिया के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो था वो यही था कि रिफ्यूजीज का रिहैबिलिटेशन किस तरीके से हो, जो कि ईस्ट पाकिस्तान आज का बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां से जितने भी लोग आए हुए थे उन्हें किस तरीके से हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा उनका ऑब्जेक्टिव था। रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट टू अचीव फूड सेल्फ सफिशिएंसी इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। इंडिया भले ही अग्रेरियन इकोनॉमी क्यों ना हो, इवन तब भी इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही था, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी। हम यूनाइटेड स्टेट्स से जो है हमारे फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान ज्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर का रैपिड डेवलपमेंट ही इसका गोल था। तो रैपिड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो था फूड सफिशिएंसी के लिए वो बहुत ही जरूरी था, तो ये ऑब्जेक्टिव था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छा था उस जमाने में। ऑफ कोर्स पार्टीशन वगैरह हो रहा था, इंडियन रुपी जो था वो नया नया आया हुआ था इस डोमेन में, यानी कि ब्रिटिश राज के अंडर नहीं था, अब इंडिया की नई सरकार सॉवरेन स्टेट थी, तो उस तरीके से जो है इन्फ्लेशन रेट्स भी जो है वो बहुत ज्यादा थे, तो उसे कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव था। तो ये 3 ब्रॉड और मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो पहले पंचवर्षीय योजना 1956 में जब हमने इसका असेसमेंट किया तो क्या रिजल्ट्स आए हुए थे, यानी कि क्या कंक्लूजन मिलेगा हमें इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद। टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वर मोर और लेस अचीव्ड, जाहिर सी बात है, रिहैबिलिटेशन हुआ था रेफ्यूजीज का अच्छी तरीके से। बाय 1956 पूरा जो था वो सेटलमेंट हो चुका था एंड एग्रीकल्चर पर भी बहुत अच्छा हमने प्रेशर दिया हुआ था। एग्रीकल्चर को भी जो अच्छी तरीके से पुश देकर जो है सेल्फ सफिशिएंसी भले ही ना मिली हो, लेकिन ज्यादातर एग्रीकल्चर जो है हमने ज्यादातर प्रोमिनेंस एग्रीकल्चर को दिया हुआ था। देयर वाज एन एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट्स इन ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स, हर जगह जैसे कि मैंने कहा कि वरिष्ठ वॉचर्स से लेकर बड़े बड़े जो हेवी मिशनरीज थे वो सभी भारतीय सरकार बना रही थी, मोनोपोली मिल रहा था उसे, तो हर इकोनॉमिक सेक्टर में स्टेट था, यानी कि गवर्नमेंट थी वहां पर। 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज वर स्टार्टेड एज मेजर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, आप देख सकते हैं जो IITs आज हम कहते हैं एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंडिया, तो ये IITs भी जो थे वो इसी टाइम फ्रेम में रखे गए थे। तो टारगेट्स मोर और लेस जो थे वो अचीव किए गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ सक्सेस। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो 1956 से लेकर 1961 तक था, बहुत ही क्रूशियल था क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज यही से शुरू होता है। PC महलनोबिस साहब के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नेहरू महलनोबिस मॉडल जो था वो यही से हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, द नेहरू महलनोबिस मॉडल ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अडॉप्टेड। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद पर्टिकुलर एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज, यानी कि गुड्स बनाने के लिए फर्दर जो गुड्स की जरूरत है उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हेवी इंडस्ट्रीज जो है ज्यादातर हम बनाएं, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये जो था वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यही से शुरू होती हैं। लाइसेंस परमिट राज, लाइसेंस परमिट कोटा राज जिसे हम कहते हैं, यानी कि हेवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाए गए थे। आउटसाइड कंपटीशन को हर हाल में इंडिया में आने नहीं देना है, यही टारगेट था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का।
वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज इसे माना जाता है अपार्ट फ्रॉम 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड एक्सेप्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज द गोल ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट नहीं पब्लिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट किया गया था। ये इनके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान था। इसका असेसमेंट क्या है, इसके रिजल्ट्स कुछ थे, किस तरीके से थे। इट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड फुल्ली ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आपने फॉरेन कंपटीशन को रोका हुआ है, तो फॉरेन एक्सचेंज कहां से मिलेगा? बाहरी जो कंपटीशन है वो ज्यादातर लेन देन पर ही डिपेंड करता है, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो था वो शॉर्टेज हमारे पास था। टारगेट्स हैड टू बी पॉइंट, यानी कि टारगेट्स को कट किए गए थे वांटेडली, क्योंकि बहुत ही शॉर्टेज हमें वहां पर महसूस हो रही थी। एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड 5 स्टील मिल्स एट भिलाई, दुर्गापुर एंड रौरकेला वर एस्टैब्लिश। ये सभी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, दुर्गापुर, रौरकेला वगैरह, भिलाई स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सभी जो थे इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान का ही रिजल्ट थे। टारगेट्स भले ही कट क्यों ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आज जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हम एरियाज देखते हैं, दुर्गापुर वगैरह, ये सभी जो थे उसी टाइम फ्रेम में एस्टैब्लिश किए गए थे। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि 1961 से 1966 तक था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? थर्ड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव जो था वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी की ओर हम आगे बढ़े। ये जो था टारगेट था थर्ड 5 ईयर प्लान का। किसी भी तरीके से अग्रेरियन हो, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, किसी भी तरीके से चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बन जाए। तो इसका असेसमेंट क्या है? फेल्यूर, ये बहुत ही बड़ा अट्टर फेल्यूर था बिकॉज ऑफ वॉर एंड ड्रॉट्स। 1962 इंडो चाइना वॉर बहुत बुरी तरीके से इंडिया पर इफेक्ट हो रहा था, एंड अगेन 1965 इंडो पाक वॉर भी चल रहा था। तो पूरा ये जो टाइम फ्रेम था पूरा वॉर्स था, एंड पूरे कंट्री भर में भी ड्रॉट्स थे। एंड अगेन 1964 में आप सभी जानते हैं पंडित नेहरू जी का निधन हो चुका था। तो अब हमें उस तरीके का एक पर्सनालिटी, उस तरीके की केबल लीडरशिप देखने को जो थी नहीं मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड 5 ईयर प्लान को जो है ज्यादातर इकोनॉमिस्ट वो एज अ फेल्यूर असेस करते हैं। एट पंचायत इलेक्शंस वर स्टार्टेड, यही वो टाइम फ्रेम था जब बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सभी जो थे वो एक्टिव हो रहे थे। तो पंचायत राज के इलेक्शंस भी जो थे वो चलवा रहे थे। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स वर फॉर्म, यानी कि थोड़ा बहुत डेवलपमेंटल काम जो थे वो हुए थे। एंड शास्त्री जी का टाइम फ्रेम यहीं से शुरू होता है। 1964 पंडित नेहरू जी के निधन के बाद जो थे शास्त्री जी आए हुए थे, जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया हुआ था, वो भी इसी टाइम फ्रेम का है। एंड फाइनली प्लान हॉलीडेज अनाउंस किए गए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वॉर्स वगैरह ऑलरेडी चल रहे थे, इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से जा रही थी, ड्रॉट्स आ रहे थे। तो जाहिर सी बात थी कि हम 5 ईयर प्लान जो थे वो अब अनाउंस नहीं कर सकते थे। तो ईयरली प्लान हमने जो थे, एनुअल प्लान जिसे हम कहते हैं, यानी कि हर साल के लिए एक शॉर्ट प्लान देना। तो 1966 से लेकर 1969 तक हमने ईयरली प्लान जो थे अनाउंस किए हुए थे, जिन्हें प्लान हॉलीडेज भी कहा गया था। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ओवरऑल क्राइसिस इन एग्रीकल्चर एंड सीरियस फूड शॉर्टेज रिक्वायर्ड अटेंशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर ड्रॉट का ही था। बंगाल, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में कई जगहों पर ड्रॉट थी, फेमाइन था, कई लोग मर रहे थे, भूखमरी से एग्रीकल्चर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा था। तो ये सभी प्रॉब्लम्स थे वहां पर। एंड अगेन शास्त्री जी का भी निधन होता है, एंड अगेन वी सी इंदिरा गांधी जी कमिंग ऑन द पावर इन 1968। तो जाहिर सी बात थी कि ये भी एक ट्रांजिशन जोन ही माना जाएगा। असेसमेंट क्या था इन एनुअल प्लान्स का? न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी वाज इंप्लीमेंटेड। जय जवान जय किसान का जो नारा था वो अगेन शास्त्री जी का ही दिया हुआ था। तो एक नई स्ट्रेटजी रखी गई थी एग्रीकल्चर के लिए, और खासकर 1969-68 अगर आप टाइम फ्रेम देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बर्थ भी यहीं पर होता है। कमांड एरिया डेवलपमेंट, हिल एरिया डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए जो है कोशिशें की जा रही थी इस टाइम फ्रेम में, वो यही न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी के तहत किया गया था। इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल एंड सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स। ये सभी ग्रीन रेवोल्यूशन का ही एक हिस्सा थे। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, फोर्ड एक एनजीओ था, इंटरनेशनल एनजीओ, तो उसकी मदद से जो थे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह, ये सभी कॉन्सेप्ट जो थे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इन सभी को जो है वहां पर लाया गया था। तो प्लान हॉलीडेज ऐसा नहीं था कि ग्रैंड सक्सेस हम कहेंगे, लेकिन फिर भी दे वर सक्सेसफुल एट अ गुड एक्सटेंट के एक नई एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी हमें देखने को मिली, जो फर्दर जाकर इसी एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगी। एंड फाइनली द फोर्थ 5 ईयर प्लान, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी 1969 टू 1974, ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। महज ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी भी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ग्रोथ की बात की गई थी और स्टेबिलिटी भी हो,
हम स्टेबल इकोनॉमी बने, फ्लक्चुएशंस ना हो, क्योंकि जब इंडो पाक वॉर चल रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में, तो PL 480 नाम का एक स्कीम चल रहा था यूएस और इंडिया के बीच, PL 480। तो इस स्कीम के तहत यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो इंडिया को फूड ग्रेन सप्लाई करता था। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके से लॉबी की हुई थी और अमेरिका ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट दिया हुआ था उस वॉर में, और इंडिया को थ्रेटन किया हुआ था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ वॉर में जाएंगे तो इस PL 480 को सस्पेंड किया जाएगा और जो फूड ग्रेन की मदद यूएसए इंडिया को करता था वो रोक दिया जाएगा। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन स्पाइट ऑफ दीज क्रूशियल डिसीजंस टेकन बाय वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन, येट वो आगे बढ़ती हैं और जीतती हैं वो बांग्ला लिबरेशन वॉर। तो इसी के तहत उन्हें पता चल गया कि महज ग्रोथ नहीं, हमें स्टेबिलिटी की भी जरूरत है, हम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते। सेल्फ सफिशिएंसी हैज टू बी अवर प्रायोरिटी। सेल्फ रिलायंस, गरीबी हटाओ वर द कोर गोल्स। आप देख सकते हैं कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ जो नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था वो किस 5 ईयर प्लान का था, तो याद रखिएगा कि वो 4th 5 ईयर प्लान का था। टारगेट ऑफ 5.5% ग्रोथ रेट ऑफ एन इकोनॉमी को 5.5% ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ाया जाए, ये उनका टारगेट था। तो इसका असेसमेंट क्या था? इट वॉज एम्बिशियस बट इट वॉज अ फेल्यूर। वो नहीं चल पाया क्योंकि अगेन बांग्ला लिबरेशन वॉर चल रहा था और कई बार विद इन इंटरनल पॉलिटिक्स भी इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कई साजिशें भी रची जा रही थी। देयर वाज अ पावरफुल सिंडिकेट जो कि के कामराज जैसे इंपॉर्टेंट लीडर जो थे वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही, क्योंकि शी वॉज अ पावरफुल लेडी। तो इस तरीके से कई इंटरनल टसल्स, इंटरनल प्रॉब्लम चल रहे थे जिसके तहत इस प्लान को एक फेलियर भी माना जाता है। हमने उतने अच्छे रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है हमें नहीं मिले व्हेन वी कंपेयर विद द टारगेट्स एंड द रिजल्ट। अचीव्ड ग्रोथ रेट ऑफ 3.5%, देखिए टारगेट 5.5 था लेकिन अचीवमेंट सिर्फ 3.5%, बट वाज मार्क्ड बाय इन्फ्लेशन। ये टारगेट भी हालांकि अच्छा खासा था उस लेवल के लिए 3.5% ऑफ ग्रोथ रेट, लेकिन इन्फ्लेशन हद से ज्यादा था। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर बैंक्स, 1969 में ही ये किया गया था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एडवांस्ड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा था लेकिन बाकी के फील्ड्स में इंडिया जो था वो अभी भी बैकवर्ड ही था। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी फर्स्ट 4 5 ईयर प्लान्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।